हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का 11वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। मानव नेत्र ये एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये हमें इस उद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे चीजों को देखने के योग्य बनाता है। ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। सबसे पहला भाग है आपका श्वेत मंडल यानी कि कॉर्निया। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस ये एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। ये एक रेशेदार जहलीवत पदार्थ का बना हुआ है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुगराई कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुगराई कोशिकाएं सक्रिय हो जाता है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करता है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये फिगर आपका मानव नेत्र का है जिसमें कि सबसे लेफ्ट साइड में जो ये आपका भाग है इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं यानी कि श्वेत मंडल कहा जाता है। उसके बाद ये आपका बीच में स्काई ब्लू कलर का अंडे के आकार का इस आकार का आपका मानव लेंस है जो कि ऊपर नीचे झिल्लीनुमा पेशियों से बंधा रहता है जिसे पक्षमाभी झिल्ली कहते हैं यानी कि पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर में आपका रेड कलर का जो है वो आपका आइरिस रहता है। उसके बाद जो ये आपका येलो कलर का है इसे हम लोग दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं। यहाँ पे जो ये आपका कुछ वेन के तरह होता है उसे दृक् तंत्रिका कहते हैं। ये आंख का इंफॉर्मेशन जितना भी इंफॉर्मेशन आंख में आता है उसको माइंड तक भेजने का काम दृक् तंत्रिका करता है। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं यानी कि आंख की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर का होता है। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमाभी पेशियों का दो काम होता है। सबसे पहला होता है यानी कि शिथिल यानी कि मानव नेत्र के लेंस को बढ़ाना यानी कि पतला करके उसकी लंबाई को बढ़ा देता है तो लेंस पतला हो जाता है जिससे कि फोकस दूरी आपका बढ़ जाता है। दूसरा काम है उसका सिकुड़ना और जब ये सिकुड़ जाता है तो ये मोटा हो जाता है। लेंस आपका क्या होता है मोटा होता है। मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाता है यानी कि जब हम नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस आपका पतला हो जाता है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन मोतियाबिंद अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है यानी कि देखने योग्य नहीं रहता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है यानी कि आप इसको इलाज करा करके इसका सुधार करवा सकते हैं यानी कि इसका ट्रीटमेंट होना संभव है।
निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यानी कि आपका जो भी दोष होगा तो उस जगह की वस्तु को आप साफ साफ देख सकते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को आप साफ साफ देख सकते हैं। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष जब हम लोग देखेंगे तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएंगे। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण सबसे पहला है आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निकट दृष्टि दोष का निवारण, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जब आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपके आंख का प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा आगे बनता है, जो बनना चाहिए परफेक्टली रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे ना बन करके वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग पहले अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे प्रकाश थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इसका प्रतिबिंब जाकर के आपका रेटिना पे परफेक्टली बन जाता है। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्तियों का निकट बिंदु सामान्य बिंदु यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका निवारण, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। जब आपको कोई बीमारी नहीं रहता है तो आपका किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब परफेक्टली रेटिना पे बनता है, लेकिन जैसे ही आपको दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनने लगता है। तो इसी की वजह से हम लोगों को वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे वस्तु से आते हुए प्रकाश की किरण के बीच की दूरी थोड़ा घट जाता है, जिसके कारण आपका रेटिना पे परफेक्ट इमेज बन जाता है यानी कि प्रतिबिंब बन जाता है। उसके बाद है आपका जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण, उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष में जो लेंस लगाया जाता है उसका ऊपरी भाग जो हो रहता है वो आपका अवतल लेंस का होता है और निचला हिस्सा आपका उत्तल लेंस का होता है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, इससे हमें त्रिविम चाक्षुषी यानी कि 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्रफल विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीजों को भी देख सकते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी कि आपका 2 सरफेस है ये प्रिज्म का और इसके बीच का कोण आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। विचलन कोण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये आपके प्रिज्म का फ्रंट व्यू है। इधर से आपका सूर्य का किरण आपतित होता है, यानी कि इधर से आपतित किरण आता है, यानी कि सफेद प्रकाश का एंट्री होता है आपका प्रिज्म में। एंट्री होने के बाद यहाँ पे आपका अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार आपका यहाँ पे होता है और दूसरा बार आपका यहाँ पे होता है। यहाँ होने के बाद ये आपका विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो ये आपका अभिलंब है। तो अभिलंब की तरफ प्रकाश झुक जाता है, झुकने के बाद इधर जाता है सीधा, और जब सघन माध्यम से आपका विरल माध्यम में जाता है
तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ये आपका एम डैश आपका अभिलंब है, तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए, किरण को ऐसे जाना चाहिए, तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस तरह से आपका प्रिज्म में प्रकाश के किरणों का अपवर्तन होता है, यानी कि सफेद प्रकाश का अपवर्तन होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का विक्षेपण। सूर्य का सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म सफेद प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। ये 7 रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। प्रकाश के अवयवों वर्णों में इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवों वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। यानी कि सफेद प्रकाश जो प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, तो इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करता है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। भिवग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। ये आपका भिवग्योर आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो भिवग्योर का आपका जो फुल फॉर्म होता है, वी से होता है आपका वायलेट, आई से होता है आपका इंडिगो, बी से होता है आपका ब्लू, जी से होता है आपका ग्रीन और वाई से होता है आपका येलो और आपका ओ से होता है ऑरेंज और आपका आर से होता है रेड। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकती है। लाल प्रकाश सबसे कम कोण पे झुकती है, जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक कोण पे झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्हें सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से सफेद प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो रहा है। इसे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के प्रकाश का 7 वर्णों से मिलकर के बना है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। यानी कि सूर्य उगने से 2 मिनट पहले हम लोगों को नजर आ जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी हम लोगों को 2 मिनट तक दिखाई देता है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अंततः क्षैतिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ये आपका है तारे टिमटिमाने का वजह। तारे का वास्तविक स्थिति यह होता है, लेकिन वायुमंडल में गर्म और ठंडी हवा रहने की वजह से इसका अपवर्तनांक लगातार होते रहता है, निरंतर होते रहता है, जिससे हम लोगों को इसका आभासी स्थिति दिखाई देता है, वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई देता है और इसी की वजह से तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त पहले और बाद तक नजर आना, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में
से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम यानी कि वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तारे का टिमटिमाना दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने पर तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कोई धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव बन जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।